हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 8 सितंबर है और आज के समसामयिकी या तो करंट अफेयर में हम जिन टॉपिक्स पे डिटेल में बात करने वाले हैं उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे कुंभी जाति की, जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों था और इसका संबंध किस राज्य से है। फिर हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य आकर्षण संस्कृति गलियारा के बारे में और जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी विशेष कलाकृतियां हैं जो कि यहाँ पर रखी जाएंगी। और नो डाउट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये इंपॉर्टेंट हो चला है। फिर हम बात करेंगे मिशन मून स्पाइनर की। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो जानेंगे कि विश्व का 5वां देश कौन होगा जो कि चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करवाएगा। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों था। और अंत में अफ्रीकी संघ और तिमोर लेस्ते के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अफ्रीका कंटिनेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार मैं बता चुका हूं और मैं श्योर हूं कि अभी भी आप लोग जो है अफ्रीका कंटिनेंट को मैप में नहीं देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसके पश्चिमी देश, साहेल रीजन, उसके पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो इसके बारे में आप जो है डिटेल में अपना नोट्स एक तैयार रखिए, क्योंकि यहां से एक ना एक क्वेश्चन जो है एग्जामिनर को देना चाहिए। और टेलीग्राम पे जो है वो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला शुरू कर दी गई है। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया जाएगा। कल ही मैंने यूपी के करंट अफेयर से 20 प्रश्न दिए थे और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा कोई भी छात्र नहीं था जो कि 15 प्लस प्रश्न जो है वो सही कर पाए। अब ऐसा नहीं है कि मैं करंट अफेयर अपना खुद का कहीं से अलग बना दे रहा हूं जो कि आप लोग को नहीं पता चल रहा है। करंट अफेयर वही है, बस दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि आप जो है मतलब कि डायरेक्शन में होते हैं। आप सोचते हैं कि अरे हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, यूपी स्पेशल है तो यूपी स्पेशल तो हम 2-3 दिन में कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको डेली कुछ ना कुछ जो है एक न एक टॉपिक क्लियर करना चाहिए और लगातार प्रश्नों पर अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज 8 सितंबर है और आज के दिन हम जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी घोषणा पहली बार वर्ष 1966 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। और अगर हम इस वर्ष की थीम जो कि विषय उसके बारे में बात करें तो इस वर्ष का विषय है परिवर्तनशील दुनिया में साक्षरता को बढ़ावा देना, स्थायी और शांतिपूर्ण समाज की नींव का निर्माण करना, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। और जब बात यहाँ पे साक्षरता की हो रही है तो एसडीजी गोल नंबर 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में चर्चा की गई है और एसडीजी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बता रहा हूं, 17 के 17 आपके जो है एकदम जबान पे होना चाहिए कि अगर आप सो भी रहे हैं तो कोई पूछे तो आप तुरंत से उसका आंसर सही बताते हैं। फिर आगे बात करते हैं वन लाइनर की। शुरुआत करेंगे यूपी से। प्रयागराज पुलिस ने अपने समुदाय में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य प्रयागराज जोन के भीतर 7 जिलों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है। तो सवेरा योजना यूपी के किस जिले के प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है? प्रयागराज पुलिस के द्वारा। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 21-25 सितंबर तक आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो में रामायण पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो कहां पे होगा? गौतम बुद्ध नगर में होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एग्जाम में ऐसे प्रश्न अक्सर बिल्कुल देखे जाते हैं। तो न्यूज ये थी कि केरल के वागामोन पर्यटन केंद्र में 40 मीटर लंबे कांच के पुल का उद्घाटन किया गया। तो ये रहा सिंपल न्यूज, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि यह देश का सबसे लंबा कैंटिलीवर स्काई वॉक ग्लास ब्रिज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में देख लिए जाते हैं। तो देश का सबसे लंबा कैंटिलीवर स्काई वॉक ग्लास ब्रिज कहां पे बनाया जा रहा है? केरल में, केरल के वागामोन पर्यटन केंद्र में बनाया जाएगा। सीमा सड़क संगठन ब्रो पूर्वी लद्दाख के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण न्योमा बेल्ट में 218 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक एयरफील्ड का निर्माण करेगा। तो देखिए, देखने में तो ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन अब आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि न्योमा बेल्ट कहाँ पे स्थित है? वो पूर्वी लद्दाख में स्थित है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो ये लगेगा कि ये जीएस के ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेट करके बनाते हैं। तो अब आगे बात करते हैं। न्योमा बेल्ट कहाँ पे है? पूर्वी लद्दाख में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जावेद अख्तर को लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में एक समारोह में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानक उपाधि प्रदान की गई। आगे बात करें।
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पोइला बोईशाख बंगाली नववर्ष दिवस को राज्य दिवस के रूप में मनाने का एक प्रस्ताव पारित किया। अब ये पोइला बोईशाख किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मेष संक्रांति के दिन, और यह संक्रांति हर साल 14 अप्रैल या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पोइला बोईशाख किस राज्य का राज्य दिवस होने वाला है? पश्चिम बंगाल का। आगे बात करते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा का 6 सितंबर को गुरुग्राम में एक अस्पताल में निधन हो गया। अरुण कुमार सिन्हा जी प्रधानमंत्री के प्रोटेक्शन में शामिल थे। अब आगे बात करते हैं, भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है। इसके तहत पूर्व सैनिकों और शहीद सैन्य कर्मियों के परिजनों के लिए सुविधा और शिकायत निवारण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों से है। आगे बात करते हैं, मैक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय ने देश में गर्भपात को विधि संगत ठहरा दिया है। न्यायालय ने एक बयान में कहा कि गर्भपात के लिए दंडित करने वाली व्यवस्था असंवैधानिक है, क्योंकि इससे महिलाओं का अधिकार हनन होता है। तो ये तो रहा वन लाइनर। अब बात करते हैं डिटेल में और शुरुआत करते हैं कुणबी जाति न्यूज में क्यों थी। तो न्यूज ये थी कि मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि मराठावाड़ के उन सभी मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा जिनके पास निजाम युग का दस्तावेज है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे करंट अफेयर से कैसे आपको स्टैटिकल पोर्शन में जाना है, आपको निजाम युग के बारे में जो है जानना चाहिए कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था, और मतलब कि हैदराबाद जो है वो कैसे भारतीय राज्य में शामिल हुआ, और साथ ही कुणबी जाति का संबंध किस राज्य से है। तो ऐसे ही करंट अफेयर से अपने लिए फैक्ट निकालने चाहिए। कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश संदीप शिंदे के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। महाराष्ट्र का कुणबी समुदाय कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और ये राज्य में ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र को कुणबी जाति प्रमाण पत्र मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने का अर्थ यह होगा कि मराठों को ओबीसी के अंतर्गत अब जो है गिना जाएगा। जब मराठावाड़ हैदराबाद प्रांत का हिस्सा था तब इस क्षेत्र के समुदाय को कुणबी के रूप में गिना जाता था। मराठावाड़ क्षेत्र के महाराष्ट्र के हिस्से में आने के बाद समुदाय को मराठा के रूप में गिना जाने लगा था। तो ये रहा कुणबी जाति से रिलेटेड न्यूज। अब आगे बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत संस्कृति गलियारा के बारे में। नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर संस्कृति गलियारा एक विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। कल्चर कॉरिडोर G20 डिजिटल संग्रहालय का अनावरण G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम में किया जाएगा। यह परियोजना भारत की G20 थीम वसुधैव कुटुंबकम और संस्कृति कार्य समूह के हॉलमार्क अभियान संस्कृति सबको जोड़ती है। तो यहाँ पे इसको भी आपको ध्यान देना होगा कि संस्कृति सबको जोड़ती है, ये अभियान किससे रिलेटेड है? संस्कृति कार्य समूह से, G20 के संस्कृति कार्य समूह से रिलेटेड है। अब बात करते हैं कि इस गलियारा में कौन कौन सी विशेष कलाकृतियां रखी जाएंगी। तो वो हैं भारत से ऋग्वेद की पांडुलिपियां, पाणिनि की अष्टधाई रखी जाएगी। तो देखिए, अब हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से आपके जनरेट होंगे, निश्चित होंगे जनरेट। और ब्रिटेन से मैग्ना कार्टा, जिसे हम अधिकार चार्टर के रूप में जानते हैं, कि एक दुर्लभ प्रति रखी जाएगी। फ्रांस से मोनालिसा डिजिटल छवि रखी जाएगी। अमेरिका से चार्टर ऑफ फ्रीडम रखा जाएगा। चीन से एक फहुआ ढक्कन वाला जार रखा जाएगा। जर्मनी की गुटेनबर्ग की बाइबल रखी जाएगी। मैक्सिको के देवता कोटलिक्यू की मूर्ति रखी जाएगी और इटली के बेल्डेवियर अपोलो की 5वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा रखी जाएगी। तो ये जो है सारी चीजें संस्कृति गलियारा में हमारे वहां पे दिखाई दे जाएंगे। अब आगे बात करते हैं मिशन मून स्पाइनर के बारे में। तो न्यूज ये है कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने अपने मून मिशन स्पाइनर को लॉन्च किया है। तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से H2A रॉकेट के जरिए इसकी लॉन्चिंग की गई है और जाक्सा के अनुसार 4 से 6 महीने में चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की इसकी उम्मीद है। जापान ने अपने इस मून मिशन को खास तौर पर ब्रह्मांड के निर्माण की जांच के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक एक्सरे इमेजिंग उपग्रह भी होगा। इसके अलावा एक स्मार्ट लैंडर भी भेजा गया है। यह चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने की कोशिश करेगा। अब उस लैंडर का नाम क्या है? उसका नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, स्लिम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में स्लिम कहते हैं। तो
तो अगर एग्जाम में आता है कि स्लिम लैंडर जो है वो किस देश द्वारा बनाया गया है, तो वो जापान के द्वारा बनाया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका वजन लगभग 200 किलोग्राम है। और अगर हम चंद्रयान 3 के लैंडर के बारे में बात करें जिसका नाम विक्रम है, उसका वजन 1750 किलोग्राम था। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो न्यूज में क्यों था। तो न्यूज ये थी कि भारत की मेजबानी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 सितंबर को एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी, इसीलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो न्यूज में आया। इसका आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा एशिया प्रशांत फोरम के सहयोग से 20-31 सितंबर तक विज्ञान भवन में किया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2002 और 14 में एशिया पैसिफिक फोरम की कॉन्फ्रेंस भारत में आयोजित की गई थी। एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र एनएचआरआई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना को बढ़ावा देने और मानवाधिकारों को यथासंभव प्रभावी ढंग से बढ़ाने देने और उनकी रक्षा करने के लिए उनके काम का समर्थन करने और एनएचआरसी भारत सहित 5 एनएचआरसी के सहयोग से वर्ष 1966 में एशिया प्रशांत फोरम की स्थापना की गई थी। अब जब बात यहाँ पे मानवाधिकार आयोग की आ रही है तो हम बात कर लेते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी और ये जो संस्था है ये स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। अन्य तथ्यों के बारे में बात करें तो इस आयोग में एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं तथा 2 डीम्ड सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों या 17 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक होता है। इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। तो ये तो रहा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में चर्चा। अब आगे बात करते हैं हम अफ्रीकी संघ की कि ये न्यूज में क्यों थी। तो मोदी जी ने हाल ही में पीआईबी में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारी अध्यक्षता में न केवल अफ्रीकी देशों की सबसे बड़ी भागीदारी देखी गई है बल्कि G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल करने पर भी जोर दिया गया है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि अब G20 में अफ्रीकी संघ को भी जोड़ने की एक पहल जो है शुरुआत कर दी गई है। अफ्रीकी संघ की G20 में सदस्यता के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं। चीन और अमेरिका ने G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने के लिए अपना समर्थन दे दिया है। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में लिया जाएगा। अब बात करते हैं अफ्रीकी संघ की। तो अफ्रीकी संघ एक प्रभावशाली संगठन है जिसमें 55 सदस्य देश हैं जो अफ्रीकी महाद्वीप के देशों को बनाते हैं। अफ्रीकी संघ को आधिकारिक तौर पर जुलाई वर्ष 2002 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च किया गया था और G20 में दुनिया के 19 सबसे धनी देश और एक यूरोपीय संघ शामिल हैं। अच्छा, बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि जैसे G20 है तो उनको लगता है कि सभी के सभी देश हैं। नहीं, G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है, मतलब कि एक जो है संगठन इसमें शामिल है। तो 19 देश हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं तिमोर लेस्टे की ये न्यूज में क्यों था। तो जाकर्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिमोर लेस्टे के दिल्ली में भारत का दूतावास खोलने की घोषणा करते हैं। तो दिल्ली कहां पे है? दिल्ली जो है तिमोर लेस्टे में है। तिमोर, पूर्वी तिमोर या तो तिमोर लेस्टे कर लें, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ का सदस्य बनने हेतु भी आवेदन किया है और वर्तमान में इसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। एशिया के सबसे नवीनतम लोकतंत्र के रूप में भी तिमोर लेस्टे को जाना जाता है। वर्ष 2002 में देश को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई थी। अब बात करते हैं तिमोर लेस्टे के बारे में। तो पूर्वी तिमोर दक्षिण पूर्वी तिमोर सागर और इसके उत्तर में जो है वो वेटार जल डमरू मध्य है। उत्तर पश्चिम में ओमबाई जल डमरू मध्य है और दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी तिमोर से ये घिरा हुआ है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये जो है ये पूर्वी तिमोर का पूरा जो है एरिया है और इधर जो है इंडोनेशिया है। तो इसका जो पश्चिम का आधा भाग है वो इंडोनेशिया का ही भाग है। तो ये तो रहा दोस्तों आज की समसमाय की। अगर आपको इसका
पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें और इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच सब शेयर जरूर करें। हमारी जो है मैगजीन अगस्त माह की आ गई है, कब की लॉन्च हो चुकी है, उसको आप डाउनलोड करें, उसको पढ़ें, उसको देखें और उसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।